ना कोयले की कमी है, ना बिजली की कमी है। और आगे चल के इन 3 कारखानों के लगने से जो खाद्य की कमी कई वर्षों से देश में रही, वो भी पूरी तरीके से हम उसको खत्म कर पाएंगे। जैसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अवसरवाद ने राजनीति में लोगों के विश्वास को हिलाकर रख दिया है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में अब एक नया दौर विकास का पूरे देश में, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में आने जा रहा है। एक सुशासन का दौर, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का दौर, एक ऐसा शासन जो गांव के बसने वाले गरीबों के लिए हो, जो गांव में रहने वाले आदिवासियों के लिए हो, प्रदेश के गरीबों की, शोषित, पीड़ित, वंचित जनता की उद्धार और विकास के लिए जो सरकार समर्पित हो, ऐसी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दी है। उत्तर प्रदेश भी इसका लाभ ले, इस पूरे विश्वास के साथ। और पुनः एक बार आप सबको बधाई देके प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी इकाई और इतना बड़ा पूंजी निवेश से आप सब लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गोयल जी। और मैं आमंत्रित करूंगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को आवें और इस रैली को संबोधित करें। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी। भारत के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, यहां के लोकप्रिय सांसद योगी आदित्यनाथ जी, यहीं के सांसद श्री पासवान जी, भारत सरकार में हमारे वरिष्ठ मंत्री, सभी सांसदगण, यहां के प्रभारी श्री ओम प्रकाश माथुर जी, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों और बहनों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज वो सौभाग्यशाली दिन है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिवस होगा। विकास की दृष्टि से और मानवता की सेवा की दृष्टि से यह दिन हम सब लोग हमेशा हमेशा याद रखेंगे। आज के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स का शिलान्यास किया है और वो इस यहां की जनता को समर्पित किया है। उसके लिए मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा था कि हम इस इलाके की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। मानवता की सेवा में यह एक बहुत बड़ा कार्य है जिसको प्रधानमंत्री जी ने विशेष रुचि लेकर के इस क्षेत्र को एम्स देने का काम किया है। मित्रों, लगभग 1011 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये एम्स, जिसमें 320 बिस्तरे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के होंगे और इसके साथ साथ लगभग 300 स्पेशलिटी ब्लॉक के होंगे और शेष जनरल कैटेगरी के बेड्स की कैपेसिटी 750 बेड कैपेसिटी का ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनेगा। इसमें 10 स्पेशलिटी। तो गोरखपुर के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्वांचल का ये बहुत अहम दौरा माना जा रहा है। इस चर्चा में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे आईपी सिंह, जो कि बीजेपी लीडर हैं, साथ ही अरुण प्रकाश सिंह कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुकुल जैन जी एसपी लीडर हैं हमारे साथ। सबसे पहले मुकुल जी के पास हम जाना चाहेंगे। मुकुल जी, वादा पूरा करने के लिए आए हैं पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी
क्या वाकई में वादा पूरा होगा? 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, वादे पूरे हुए हैं अब तक? नहीं, आखिर 2 साल में पूर्वांचल और पूरी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश ही क्यों, पूरा देश क्यों नहीं दिखाई दे रहा? पूरे देश की गरीबी, पूरे देश का भ्रष्टाचार, पूरे देश के अंदर गरीबों पे जो अत्याचार हो रहा है वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को? और एक एम्स हॉस्पिटल के लिए पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, मेरी तो समझ से बाहर है कि ये क्या क्या हो रहा है इस देश में, क्या किस तरफ जा रहा है हमारा देश, कहाँ हमारी राजनीति जा रही है। देखिए, एक एम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन बहुत अच्छी बात है, एक सराहनीय कदम है, परंतु उसको, इस कार्यक्रम को इतना बड़ा महिमा मंडित करना ये कहाँ तक उचित है, ये मेरी समझ से बाहर है। आईपी सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। आईपी सिंह जी, महिमा मंडल हो रहा है पूरा इस कार्यक्रम का, इस बात से आप सहमत हैं? सबनम, बहुत आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी 4.5 साल बाद, जो अभी 2-4 महीने का बमुश्किल वक्त बचा हुआ है, ऐसे अपने प्रतिनिधियों को भी ऐसे अहम चैनलों पर भेजने से पहले एक बार उन्हें विचार करना चाहिए कि उनके नुमाइंदे उत्तर प्रदेश के विकास की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के जनता के हित की बात करेंगे, या मानवता के सेवा के लिए जो इतना अहम फैसला भारत सरकार ने उस पूर्वांचल के उस गोरखपुर क्षेत्र में लिया है, जहां बरसों से जापानी बुखार से बच्चे मर रहे थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका, बिहार, और बिहार के साथ साथ नेपाल की तराई और तमाम भूभाग से लोगों को वहां एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। लगभग 2 साल से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग की जा रही थी कि वो जमीन उपलब्ध कराए, लेकिन बिल्कुल समाजवादी पार्टी किसी भी प्रकार की मदद देने को तैयार नहीं थी। अभी देखिए, जब जल एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ, 4,200 करोड़ रुपए विश्व बैंक ने दिया। अभी वहां बीबी गिरी और जय वासुदेव नाम के 2 जहाज बनारस में आके लंगर डालकर पड़े हुए हैं। प्रतिदिन उनका 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार परमिशन नहीं दे रही है। जितने स्टेट हाईवे हैं उनको नेशनल हाईवेज में कन्वर्ट होना है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए है, किसी प्रकार की मदद नहीं करी है। फसल बीमा योजना, उसको ठंडे बस्ते में डाल रखा है, जो किसानों को उसका फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो समाजवादी पार्टी का विकास तो हो रहा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी विकास हो रहा है, सफाई कन्नौज का भी विकास हो रहा है। उनके मंत्रियों की संपत्ति लाख से अरबों में पहुंच गई। जो बीपीएल कार्ड होल्डर थे वो 10,000 से 20,000 करोड़ के मालिक हो गए। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर लग्जरी गाड़ियां खरीदने का काम किया तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने खरीदने का काम किया। तो आज जो नुमाइंदे बैठे, उन्हें इस विकास, उत्तर प्रदेश के विकास से कुछ भी लेना देना नहीं है। तमाम मेरे मित्र, माननीय प्रधानमंत्री जी की आज कार्यक्रम है, आज वहां वो शुभारंभ कर रहे हैं, वहां कैंप कर रहे हैं। उनका कहना है कि गोरखपुर जैसे शहर में 8 घंटे बाद बिजली कट जाती है। होटल्स के जनरेटर, गेस्ट हाउस के वो बमुश्किल पंखे चलाने की स्थिति रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास कहां से होगा। जैसे 2012 के 4 महीने 18 घंटे बिजली देने का वादा दौलत की बेटी मायावती ने पूरा किया, वही वादा आज अखिलेश यादव जी ने कहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि अक्टूबर के बाद हम आपको 18 से 22 घंटे बिजली देंगे। हम बिजली सस्ती जो केंद्र की वो नहीं खरीदेंगे 2 रुपए 10 पैसे में, हम 7 रुपए प्रति यूनिट की बिजली खरीदेंगे और जो माल पैदा होगा हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, और उसी के आधार पर हम उत्तर प्रदेश के खजाने से आपको 4 महीने ज्यादा से ज्यादा बिजली देंगे। तो समाजवादी पार्टी की शबनम ये सोच है, ये काम है। आप समझ सकती हैं कि कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। ये वही गोरखपुर का इलाका है वहां गोपाल यादव समाजवादी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष था, उसका बेटा थाने में जाकर थानेदार को मारता है, 4 सिपाहियों को मारता है, और वहां का होनहार कप्तान हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा में बात करने के लिए। उनके पास में जाना चाहूंगी। अरुण जी,
केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का विकास ठप हो गया है। बीजेपी ये बात कह रही है और उस विकास को रफ्तार देने का जो काम कर रही है वो केंद्र सरकार कर रही है। एसपी इस पर पूरी तरह से विफल साबित हुई है। दोनों पार्टियां अपने आप को क्रेडिट देने का यहां पर काम कर रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले मैडम मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो यूपीए 2 ने एम्स की कल्पना गोरखपुर में की थी और वो पूरा पास किया था, पूरे प्रोजेक्ट को, पूरे उसके लागत को, और ये तय हुआ था कि गोरखपुर में एम्स बनेगा जी। और निश्चित रूप से उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस समय कहीं ना कहीं ज़मीन देने में अड़ंगा लगाया, और जिससे कि वो मूर्त रूप जो आज के 4 साल पहले हो जाता, गोरखपुर के लोग और पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग पहले लाभान्वित हो जाते, वो निश्चित रूप से पिछड़ गया है कहता मामला समाजवादी पार्टी की वजह से। लेकिन हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री के इस कदम का कि गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो रही है। लेकिन वहीं जिस स्वागत को हम करते हैं, जनता के नाते कर रहे हैं स्वागत, पूर्वांचल में लगाए जाने उस यूनिट के नाते, मानवता की सेवा के नाते ये हम स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं जहाँ पे और ये एम्स की ज़मीन ली गई है वहीं पे भारत की सुरक्षा के साथ भी खतरा हो सकता है, क्योंकि निश्चित और पूर्वांचल के किसानों के भी हित को कहीं ना कहीं प्रदेश और राष्ट्र की सरकार ने नकारा है, क्योंकि वो गन्ना अनुसंधान संस्थान की ज़मीन है जो पूर्वांचल का कृषक और किसान गन्ना के उस पे अपने जीवन को यापन करता है, अपने बहन बेटी की शादी करता है, अपने बच्चों की पढ़ाई करता है। उस संस्थान की ज़मीन ली गई है। निश्चित रूप से उससे गन्ना के जो रिसर्च होते थे उस इंस्टीट्यूट को प्रभावित होगा, और वो भी एक कारण है। दूसरी बात, एयरपोर्ट के पास एकदम जो गोरखपुर का सैनिक हवाई अड्डा है उसके पास ये ज़मीन है, तो निश्चित रूप से जब ये प्रोजेक्ट पूरा एक बड़े रूप में आएगा तो उसका एक निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हो सकता है हमारी सुरक्षा पे भी, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग, तमाम लोग वहाँ अपने लोग आ सकते हैं एम्स में दवा कराने के लिए, किसी को रोक नहीं होता है, तो इसमें भी एक सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी फर्टिलाइज़र का भी वो करेंगे, तो जहाँ फर्टिलाइज़र की भी अभी उद्घाटन की बात करेंगे। अब फर्टिलाइज़र कारखाना जो है वो भी मैं तो कह रहा हूँ ये हो सकता है कहीं ना कहीं कागज़ पे रह जाए, और विगत 3 वर्षों के अंदर जो एक कार्यकाल है 19 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें ये फलीभूत या उनका सपना न पूरा हो पावे, क्योंकि जो यूरिया का कारखाना नेफ्था आधारित कारखाना होना चाहिए था, और जो पूरी दुनिया में इस समय चल रहा है, और गैस पाइपलाइन, बिना पूरे गोरखपुर में गैस पाइपलाइन अभी नहीं आई। सबसे पहले तो उस गैस पाइपलाइन का बरौनी से या कहीं से भी उनको उस प्रोजेक्ट के लिए डालना चाहिए था, और उसके बाद। लेकिन कहीं ना कहीं एक चुनावी दृष्टिकोण मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव है, और पूर्वांचल को प्रभावित करने के लिए, कि पूर्वांचल में यही मोदी जी हैं जिन्होंने 2014 के इसी महीने में करीब करीब ये कहा था कि उत्तर प्रदेश और देश के विकास के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए। शायद आपको याद होगा कि गोरखपुर में ही उन्होंने 56 इंच का सीने की बात कही थी, और 56 इंच का सीना आज मैं देख रहा हूं कि नॉट ए सिंगल यूनिट भारत सरकार ने कहीं पावर प्रोजेक्ट में नहीं लगाए हैं। एटॉमिक एनर्जी में जिस तरीके से अभी मात खाई है भारत सरकार ने वो न्यूक्लियर सप्लाई उसमें ग्रुप में, तो वो भी एक भारत की असफलता है, जिसको प्रधानमंत्री जी, जबकि मनमोहन सिंह जी ने एकदम ओबामा के माध्यम से, अमेरिका के माध्यम से जो परमाणु डील हुई थी और समझौता हुआ था, उसमें हमें जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो प्रधानमंत्री की नीतियों की अदूरदर्शिता की वजह से हमें वहां भी कहते कहीं ना कहीं असफलता हाथ लगी है। और सबसे बड़ी बात, दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए, एम्स का उद्घाटन हो रहा है, ये तो अच्छी बात है, वहाँ के लोगों को सौगात मिलने जा रही है एम्स के लिए। जो लोग दूर दूर शहरों में जाते थे, दिल्ली मुंबई का रुख करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अगर एम्स यहाँ पर बन जाता है, उद्घाटन हो रहा है, तो लोगों को फायदा तो होगा। आप इसको राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं, लेकिन कुछ तो फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल फायदा है, हम इस चीज़ को एडमिट करते हैं, फायदा है। फायदा एक अच्छी सोच है, अच्छी पहल है, परंतु मेरा कहना यह है कि इस 22 करोड़ की आबादी में और केवल एक 300 बेड का हॉस्पिटल, एक ऊँट के मुंह में जीरे जैसी स्थिति है।
ये एक प्रदेश की जनता को भ्रम की स्थिति फैलाने की केवल स्थिति पैदा करी जा रही है कि हमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया है, केवल अपने हाथों से अपनी पीठ ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, समाजवादियों की बड़ी गाड़ियों की बात कर रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री की अभी सरकारी धन से खरीदी हुई 2.5 करोड़ की गाड़ी इन्हें दिखाई नहीं दे रही। इन्होंने गरीबों के लिए जो दाल के रूप में अपने एक औद्योगिक घराने को पूरा का पूरा पूल उसको दे दिया है। आज 50 रुपये की दाल 200 रुपये बिक रही है, वो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। बात किसानों की करते हैं कि दालों के रेट बढ़ेंगे तो किसानों को फायदा होगा। शायद इनको खुद नहीं मालूम कि 85% दालें इंपोर्ट होती हैं, उस पर गवर्नमेंट ने 35% से बढ़ाकर 55% जो ड्यूटी करी है, और जो एक अडानी बंधु को जो उसको एक मोनोपोली बिजनेस दिया है, उसकी वजह से जो दालों के रेट बढ़े हैं, उसके बारे में इनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बारे में इन्होंने एक चश्मा चढ़ाया हुआ है। केवल 5 औद्योगिक घरानों के लिए ये पूरी नीतियां तय करते हैं, उसी के हिसाब से सारा कार्य कर रहे हैं। इनको केवल एक चुनावी प्रोपेगेंडा रचने के लिए जो भी कुछ है कि एक ठीक है भाई, कुछ तो जनता के बीच में जाएंगे, कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। अभी 56 इंच सीने की बात करके आए थे, कुछ 56 इंच की बातें ही कर लो कम से कम। तो उन बातों को करने के लिए ये जो है आज सब कुछ कर रहे हैं। अच्छी बात है, देखिए विकास का कार्य कर रहे हैं, विकास के लिए चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पूरे प्रदेश में वृहद स्तर पर जिस तरीके से केंद्र सरकार को करना चाहिए कार्य, उस विषय में बिल्कुल केंद्र सरकार बिल्कुल नगण्य है। 3,72,08,000 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाइयाँ बंद हो गई, उसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक फर्टिलाइजर कारखाने की स्थापना के लिए आप अपनी पीठ थोप रहे हैं। आज 8 करोड़ स्वर्ण कार्ड जो हैं वो बेरोजगारी के मुंह में झोंक दिए गए हैं, उसकी तरफ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन इकाइयों से जो 2.5 करोड़ का अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में अपनी फाइलें बंद करके बैठ गए हैं। मुकुल जी, महंगाई के मुद्दे पर मैं जाऊंगी आईपी सिंह जी के पास, लेकिन मैं आपका पक्ष भी यहाँ पर जानना चाहूंगी। 4-4.5 साल से सरकार सत्ता में है, महंगाई के मुद्दे को आप यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, ये बात आप उठा रहे हैं, लेकिन आपने खाद कारखाना जो है 26 साल से इसको शुरू करने की मांग उठ रही है, क्या इसको लेकर एसपी सरकार ने कुछ किया अब तक? देखिए, एसपी सरकार जितनी भी अपनी जो प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार अपने प्रदेश स्तर पर जो भी केंद्र की योजनाओं के लिए प्रदेश सरकार से जो भी कुछ प्रदेश सरकार कर सकती है, वो समय समय पर पूर्ण करती है। ये दुराग्रह से ग्रसित लोग बातें हैं इनकी कि एयरपोर्ट के लिए जगह नहीं दी, उसके लिए एनओसी नहीं दी, उसके लिए प्रदेश सरकार ने सहयोग नहीं करा। प्रदेश सरकार देखिए, हम केंद्र सरकार के मातहत हैं जी। ये इनका कहना, और ये इस बात से बच के निकलना कि प्रदेश सरकार सहयोग नहीं करती, प्रदेश सरकार को हमने ये दिया, उसने ये नहीं किया। ये अगर इनको कहीं पे ऐसा लगता है तो ये ही इज द बॉस जी, कि हम केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं। अगर कहीं भी इनको ऐसा लगता है तो ये अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये 5 साल तक जनता के लिए, जनता को धोखा दे रहे हैं। ये बातें कह करके प्रदेश सरकार सहयोग नहीं कर रही। प्रदेश सरकार अगर कहीं पर सहयोग नहीं करती तो इनको अपनी पावर्स का, इनके पास पावर्स हैं, हर चीज का इस्तेमाल करना चाहिए इन्हें। अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। इस चीज को क्या कहने लगे प्रदेश सरकार इनको सहयोग नहीं करती। डॉक्टर सतीश मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में बात करने के लिए। सर, तीनों पार्टियों को आप यहाँ पर सुन रहे हैं, उनके प्रतिनिधित्व को यहाँ पर सुन रहे हैं। विकास के लिए जो रोड़ा अटकता है, दोनों ही यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों ही केंद्र एक दूसरे के पाले में डालती हैं। अब पूर्वांचल के दौरे पर प्रधानमंत्री एम्स का तोहफा यहाँ पर दे रहे, विकास के लिए तो काम करें, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप है इसके पीछे क्या विकास भी रुक जाता है इसकी वजह से? देखिए, माहौल चुनाव का हो गया है जी, और जब चुनाव का माहौल होता है तो आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। राजनीतिक दल हैं, उनका काम जनता को भ्रमित करना होता ही है, तो वो काम चल रहा है। देखिए, अब अगर चुनाव जब अगले साल 2017 में शुरू में ही होने हैं तो 6-7 महीने बचे हैं चुनाव के। अब अगर आप इस बात को देखें कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ये तय करते हैं कि अब दौरा उनका वहाँ लगेगा और उसमें एक एम्स की शाखा, एक फर्टिलाइज़र प्लांट की स्थापना और अन्य कार्यक्रम। देखिए, ये बात तो जब सरकार में प्रधानमंत्री जी 27 मई 2014 को जब उन्होंने जिम्मा संभाला था, तो ये बात तो तब से शुरू हो जानी चाहिए थी जी। देखिए, चुनाव, यही बात अगर हम गौर करें तो जब बिहार के चुनाव होने वाले थे, वहाँ पर भी 6-7 महीने पहले से बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस होना शुरू हो गए थे। देखिए, ये बात गलत है। विकास राज्य और केंद्र के सहयोग से हो सकता है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है जी। देखिए, जहाँ विकास के मुद्दे होने चाहिए, जो विकास के
मापदंड होने चाहिए, जो विकास के कार्यक्रम होने चाहिए, उसमें ना तो केंद्र को अपनी ईगो आड़े आने देना चाहिए, ना ही राज्य सरकारों को आने देना चाहिए। राज्य सरकारें भी अक्सर हमने देखा है कि वो अपनी ईगो पर ऐंठ जाती हैं और वही काम केंद्र की सरकारें भी करती हैं। देखिए, सरकार में आने का मतलब सेवा होना चाहिए, ना कि सत्ता के आते ही अहंकार। सबसे बड़ी समस्या जो आज हमारे विकास के आड़े आती है वो हमारे राजनीतिक दलों के नेताओं का अहंकार जी। और वो कभी भी इस बात पर हो जाते हैं कि मैं तुमको समाप्त कर दूंगा, तुमको नेस्त नाबूद कर दूंगा। भाई, जनता तुमको चुनती है दूसरे को नेस्त नाबूद करने के लिए नहीं, तुमको इसलिए चुनती है कि उनके भले का काम हो, उनको रोजगार मिले, उनको रोटी रोजी मिले, उनको छत मिले, उनको कपड़े मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको स्वास्थ्य मिले, और बिजली पानी तो स्वाभाविक है, मिलना ही चाहिए। पर यह ऐसा होता नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की बात हम लोग कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी वहाँ जाकर बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स देकर बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े पत्रिकाओं में ये देखकर बता रहे हैं कि हमने इतने काम किए हैं। अब अगर हमारे जैसे लोग, जो हम मीडिया है, अगर उसको ईमानदारी से उन कार्यक्रमों की जांच पड़ताल करें, तब समझ में आएगा कि जो अनाउंसमेंट होते हैं और जो कन्वर्ट होता है ग्राउंड लेवल पर, उसमें कितना अंतर है या वो काम हो रहा है। वो काम होता नहीं है। तो अक्सर ये होता है कि अनाउंसमेंट कागज़ों पे रह जाते हैं। हम ये जानते हैं, कभी कभी खबरें आती ही हैं कि पुल बन गए, 2-2, 3-3 बार पुल बन जाते हैं। हमको पता है कि सड़कें बनती हैं और वो हर साल बाढ़ में बह जाती हैं। ये सब हमने देखा है। तो देखिए, जब तक सरकारें इस बात को लेकर कटिबद्ध नहीं होती हैं कि हमको विकास करना है और इसमें हमको अपना अहंकार आड़े नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए। अहंकार जो है वो विकास के रास्ते में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। आईपी सिंह जी, जिस तरह से लगातार एसपी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि आप बॉस हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आरोप राज्य सरकार पर लगाया जाता है। इस सवाल का जवाब मैं ब्रेक के बाद आपसे जानूंगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं नेशनल वॉइस। हाल आपका, सवाल आपका। और सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मंत्री श्री कलराज मिश्र, मंत्री श्री पीयूष गोयल, मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे, मंत्री बहन अनुप्रिया पटेल, यहाँ के सांसद श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, राज्यसभा में नवनिर्वाचित सांसद श्रीमान शिव प्रताप शुक्ला जी, सांसद श्रीमान कमलेश पासवान जी, सांसद श्रीमान पंकज चौधरी जी, सांसद श्रीमान जगदम्बिका पाल जी, सांसद श्रीमान शरद त्रिपाठी जी, सांसद श्रीमान हरीश द्विवेदी जी, सांसद श्रीमान राजेश पांडे जी, सांसद श्रीमान रविंद्र कुशवाहा जी, सांसद श्रीमान हरिनारायण राजभर जी, सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, गोरखपुर की मेयर डॉक्टर सत्या पांडे जी,
विधायक श्री उपेंद्र तिवारी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए गोरखपुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गोरखपुर में खाद कारखाना और एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित रहुआ सभी के प्रणाम। आप इतनी संख्या में यहां आए से हमारा मन गदगद हो गए। लोकसभा चुनाव के समय यहीं बगलिए में मानबेला का सभा ऐतिहासिक रही। आज रहुआ सब आपन पहिल के रिकॉर्डवा तोड़ दिए। आसमान से भी जहां तक लौकत बा रैली कहू रैली बा। आप सबन के सहयोग से केंद्र में सरकार बनौले कि 2 साल में जबन वादा करो कि गई रहनी आज वह पूरा करे और वही के बतावे आयल पार्टी। मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। अगर कोई कहता है कि 26 साल से बंद पड़ा हुआ कारखाना मेरे कारण हुआ, मोदी के कारण हुआ, तो ये बात गलत है। ये 26 साल के बाद ये कारखाना फिर शुरू होना है। अगर उसका क्रेडिट, उसका पूरा यश अगर किसी को जाता है तो आप सब जनता जनार्दन को जाता है। अगर आपने मुझे उत्तर प्रदेश से चुन करके न भेजा होता, अगर आपने उत्तर प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और साथियों को न जिताया होता, तो ये 26 साल वाला काम अभी भी लटका पड़ा हुआ होता। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने दिल्ली में आप लोगों के लिए काम करने वाली सरकार बनाई है, इसलिए ये काम हो रहा है। अगर आप अपने हितों को ध्यान में रख करके सरकार चुनते हैं तो सरकार भी आपके लिए काम करने के लिए दौड़ती है। मुझे आपको इस बात के लिए भी अभिनंदन करना है, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आपने ऐसा हमें बल न दिया होता तो हिंदुस्तान में 30 साल के बाद जो मजबूत और स्थिर सरकार बनी है वो कभी नहीं बन पाती। इसलिए मैं आपका और उत्तर प्रदेश का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका तीसरा अभिनंदन मुझे करना है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का। आपने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारे ऐसे होनहार सांसदों को चुना है, ऐसे जागरूक सांसदों को चुना है, ऐसे सक्रिय सांसदों को चुना है, जिसके कारण वो दिन रात दिल्ली में जब आते हैं तो आप
सवालों को लेकर के मेरे से भी लोहा ले लेते हैं, इसलिए मैं आपको अभिनंदन देता हूं। और लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी आप सोते कब हो? अरे आपने ऐसे मजबूत सांसद भेजे हैं, वो मुझे सोने देंगे क्या? आज ये जो सिद्धि हो रही है, इसकी क्रेडिट योगी आदित्यनाथ से लेकर के सारे एमपी, जरा खड़े हो जाए एमपी, यही एमपी है जिन्होंने दिन रात काम किया है। उसके कारण आज एक के बाद एक काम सफल हो रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। भाइयों बहनों, मेरा प्रारंभ से मत रहा है कि अगर भारत का विकास करना है तो दो पहियों पर ये विकास का रथ हमको चलाना पड़ेगा। एक पहिया पश्चिमी भारत का है और दूसरा पहिया पूर्वी भारत का है। अगर पूर्वी भारत का पहिया मजबूत नहीं होगा, अकेला पश्चिम वाला पहिया ही मजबूत होगा। गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है, हरियाणा है, गोवा है, ये सब हिंदुस्तान का पश्चिमी इलाका है। अगर वो ही मजबूत हुआ और भारत का पूर्वी छोर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे देश का पूर्वी इलाका, अगर इसका पहिया मजबूत नहीं हुआ तो ये भारत का विकास रथ तेज गति से नहीं चल सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी पूरी ताकत लगी है कि हिंदुस्तान के इस पूर्वी भारत का पहिया भी मजबूत बने, पश्चिम की तरह ये पहिया भी विकास रथ को आगे ले जाने वाला बने। इसलिए मैं भाइयों बहनों, अगर पूर्वी भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें क्रांतिकारी रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत में दूसरी कृषि क्रांति, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन अगर कहीं होने वाला है तो पूर्वी भारत में होने वाला है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और अगर सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन करना है तो हमारे किसान को खाद चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। आपने ऐसा कभी देश देखा है भाइयों कि घर में तो फर्टिलाइजर के कारखाने बंद पड़े हो, नौजवान बेरोजगार बैठे हो, इलाके का विकास अटक गया हो और दिल्ली में बैठी हुई सरकार विदेशों से उर्वरक मंगाते रहे, विदेशों से फर्टिलाइजर मंगवाते रहे। ऐसी गलती कोई सामान्य मानवी भी करेगा क्या? कोई करेगा क्या? अरे आपके घर में अगर खाने का सामान पड़ा है तो आप बाहर से किसी से मांग के लाएंगे क्या? लेकिन ये दिल्ली में ऐसी सरकार थी, घर के कारखाने बंद, लेकिन
उर्वरक बाहर से लाते थे। हमने तय किया किसानों को जितना चाहिए उतना यूरिया देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहले मेरे देश में जो कारखाने बंद पड़े हैं उनको चालू करेंगे। और ये सारा पूर्वी भारत में है। सिंदरी हो, बरौनी हो, गोरखपुर हो, यही इलाके के किसानों के साथ अन्याय हो रहा था। और इसलिए भाइयों बहनों, सिर्फ ये नहीं, सिंदरी और बरौनी के कारखाने भी हम ही चालू करेंगे, मैं आपको विश्वास दिला। भाइयों बहनों, हमारे देश में हमेशा, मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं भारत सरकार को एक चिट्ठी जरूर लिखता रहता था। मैं हमेशा शिकायत करता था कि मेरे किसानों को यूरिया चाहिए, आप यूरिया दीजिए, और दिल्ली सरकार जवाब नहीं देती थी। मैं प्रधानमंत्री बना तो पहले साल मुझे भी मुख्यमंत्रियों की यही चिट्ठी आई कि हमें यूरिया चाहिए, और मैं अखबार में खबर पढ़ता था यूरिया ब्लैक में बिक रहा है। किसान यूरिया लेने के लिए दुकान के सामने 12-12, 15-15 घंटे कतार लगा करके खड़ा है। यूरिया लेने के लिए किसान गया है और पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। ये दिन आप लोगों ने याद करने पड़ेंगे, याद है ना? ऐसा होता था ना भाइयों बहनों। 1.5 साल में मुझे एक भी मुख्यमंत्री की चिट्ठी नहीं आई है, कहीं पर लाठीचार्ज नहीं हुआ है, कहीं पर यूरिया का ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, और इसलिए किसान की आवश्यकताएं आज भी, उस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में बिजली में घाटा हो जाए तो किसके नाम पर आरोप मढ़ देना? किसानों के नाम पर। यूरिया की खपत की समस्या हो, आरोप मढ़ देना किसानों पर। हकीकत तो ये थी कि यूरिया किसानों तक पहुंचता ही नहीं था। यूरिया कारखाने से निकल करके केमिकल वालों की फैक्ट्री में चला जाता था। किसान बेचारा इंतजार करता था और सारी सब्सिडी केमिकल फैक्ट्री वालों को मिलती थी, किसानों के नसीब में नहीं आती थी। हमने एक उपाय खोज दिया। हमने कहा यूरिया का नीम कोटिंग करेंगे, और अगर यूरिया का नीम कोटिंग करेंगे तो 1 ग्राम यूरिया भी किसी भी केमिकल फैक्ट्री को काम नहीं आएगा। कोई चोरी नहीं कर सकता है। जो भी यूरिया होगा वो सिर्फ खेती में ही काम आएगा और किसी काम में नहीं आ सकता। इसके कारण चोरी गई, भ्रष्टाचार गया, बेईमानी गई, किसानों के नाम पे जो बिल फट रहे थे झूठे, वो भी बंद हो गए, और आज किसानों को जरूरत के हिसाब से यूरिया मिलने लग गया। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश है कि आने वाले वर्षों में यूरिया के उत्पादन की ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसके कारण हमें विदेशों से यूरिया लाना न पड़े, और हो सके तो विदेशों में जहां गैस उपलब्ध होता है हम ही वहां यूरिया बनाएंगे और हम ही यूरिया को ले आएंगे। लेकिन मेरे किसान को, भाइयों बहनों, हमारे देश में अगर टमाटर का दाम बढ़ गया तो 2400 घंटे सरकार की आलोचना करने वाले लोग तैयार रहते हैं। सब्जी का दाम बढ़ गया तो 2400 घंटे सरकार की आलोचना करने वाले तैयार रहते हैं।
लेकिन उनको कभी इन किसानों की याद नहीं आती है। क्या किसान को उनके हक का मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किसान इतनी मेहनत करता है, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, हमारे देश में महंगाई की चर्चा बहुत स्वाभाविक होती है, लेकिन कभी महत्वपूर्ण फैसले हो जाए, बड़े महत्वपूर्ण दाम कम हो जाए, तो उसको भुला दिया जाता है। यहां जितने भी किसान होंगे, आपने कभी सुना है पिछले 30 साल में, मैं चुनौती देता हूं, आपने कभी सुना है कि हमारे देश में फर्टिलाइजर के दाम कम हुए हो? ऐसा कभी सुना है भाई? सुना है? नहीं हुआ ना? ये पहली सरकार आपने दिल्ली में ऐसी बिठाई है मेरे भाइयों बहनों, कि आज मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि हमारी सरकार की नीतियों के कारण, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लगातार प्रयासों के कारण, हमारी सरकार में सामान्य किसान की भलाई की दिन रात चिंता करने के कारण, मेरे किसान भाइयों, हमारी सरकार ने डीएपी खाद, जिसमें प्रति टन मूल्य में 2,500 रुपया कटौती करने में सफलता प्राप्त की है। और उसके कारण जब किसान 50 किलोग्राम की बोरी लेता है, तो उसको 125 रुपया अब कम देना पड़ेगा। ये काम हमने किया है। एमओपी, किसान को एमओपी चाहिए, उसके मूल्य में प्रति टन 5,000 रुपया कम करके दिखाया भाइयों बहनों, 5,000 रुपया कम। और उसके कारण 50 किलो का अगर बोरा होगा, उसको 250 रुपया तक बचत होने वाली है। भाइयों बहनों, इसके दाम मिश्रित खाद एनपीके में हमने एवरेज 1,000 रुपया प्रति टन कम किया है। और उसके कारण किसान को बोरे पर 50 रुपया की बचत होने वाली है। इन सारा हिसाब लगाएं तो इसके पहले कभी किसान को सस्ते में खाद मिले, ऐसा कभी किसी सरकार ने सोचा तक नहीं था। ये पहली सरकार है जिसने इस दिशा में सोचा है। भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। अगर एक बार किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ले लेगा, तो उसको कभी भी संकट की घड़ी में ये बीमा काम आएगा। उसका परिवार साल भर आराम से गुजार सकेगा। ऐसी व्यवस्था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में की। और उस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कम से कम प्रीमियम और ज्यादा से ज्यादा लाभ, ऐसी योजना आजादी के बाद किसानों के लिए पहली बार आई है। मेरे भाइयों बहनों, मेरे गन्ना किसान परेशान है। जब मैं प्रधानमंत्री बना, हजारों करोड़ रुपया पुराना बकाया था, हजारों करोड़ रुपया। 2 साल अकाल रहा,
कृषि क्षेत्र मुसीबत में रहा। इसका असर सरकार पर भी पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक के बाद एक कदम हमने ऐसे उठाए कि जिस किसान के, गन्ना किसान के हजारों करोड़ रुपया बकाया थे, उस पुराने बकाये में, मेरे शब्द बराबर ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं, पुराना जो बकाया था उसमें जो हजारों करोड़ बकाया था, उसमें अब सिर्फ 170, 175, 180 करोड़ रुपया बाकी रहा है। कहां हजारों करोड़ का बकाया और कहां 175 करोड़ का बकाया। और इतना ही नहीं, जो वर्तमान का हिसाब है उसमें भी 93% भुगतान हो चुका है। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करूंगा कि जब भारत सरकार ने इतनी मदद की है तो 7% के लिए क्यों रोक करके बैठे हो, उनको भी पूरा कर दीजिए और वर्तमान भी 100% भुगतान हो जाना चाहिए। भाइयों बहनों, दुनिया में चीनी का दाम कम हो, अधिक हो, उसका सीधा मार हमारे किसान पर पड़ता है। हमने भाइयों बहनों चीनी के साथ साथ इथेनॉल का भी काम शुरू कर दिया। गन्ने से चीनी बनने से पहले इथेनॉल बनाओ, सरकार उसको खरीद करेगी ताकि चीनी का दाम कम अधिक हो जाए तो भी मेरा गन्ने का किसान कभी उसको मुसीबत झेलनी ना पड़े, ऐसी परमानेंट व्यवस्था करने का हमने काम किया। और हमने पर्यावरण की भी रक्षा की है। हमारी गाड़ियों में, ट्रैक्टर में ये इथेनॉल का उपयोग हो सकता है। सरकार ने अधिकृत रूप से उसकी परमिशन दे दी है। भाइयों बहनों, किसान को कैसे मदद की जा सकती है, किसान के जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, वो आपने भली भांति देखा है। यहां पर ये फर्टिलाइजर का कारखाना, कुछ लोग कहेंगे भाई एक कारखाना, ये सिर्फ एक कारखाना नहीं है, ये सिर्फ किसानों के लिए यूरिया पैदा करने वाला मामला नहीं है, एक बहुत बड़ा बदलाव है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब इस इलाके की इकोनॉमी गैस बेस्ड इकोनॉमी बनेगी। जगदीशपुर हल्दिया जो गैस की पाइपलाइन जाती है, उस पाइपलाइन से अब गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस बेल्ट में गैस आना शुरू होगा। ये कारखाना उस गैस के आधार पर यूरिया पैदा करेगा, उसका खर्चा कम होगा, लेकिन ये गैस सिर्फ कारखाने के लिए नहीं रहेगा। गोरखपुर के हर घर में पाइपलाइन से, जैसे पाइपलाइन से पानी आता है, वैसे ही पाइपलाइन से गैस आएगा। इस पूरे इलाके की माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं ये आपके लिए हर चूल्हे में पाइपलाइन से गैस पहुंचाने का सपना लेकर के काम कर रहा हूं। इसके कारण जब बिजली मिले, गैस मिले, तो और काम करने वाले नौजवान मिल जाए तो उद्योग लगाने वालों की लाइन लग जाती है, लाइन लग जाती है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक औद्योगिक क्रांति का भी ये प्रारंभ हो रहा है। भाइयों बहनों, ये सिर्फ एक कारखाने की योजना नहीं, ये सिर्फ एक कारखाने की योजना नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी विजय यात्रा का आज शिलान्यास हुआ है। एक ऐसी विजय यात्रा का शिलान्यास हुआ है जो विजय यात्रा
गरीबी को परास्त करने की विजय यात्रा है। जो विजय यात्रा बेरोजगारी को परास्त करने की विजय यात्रा है। जो विजय यात्रा विनाश को रोक करके विकास की ओर चलने की विजय यात्रा है। जो विजय यात्रा हर परिवार को संतोष और सुख देने की विजय यात्रा का हिस्सा है, उस विजय यात्रा का आज आपके यहां प्रारंभ हुआ है। भाइयों बहन, गैस जब आता है तो आर्थिक स्थिति में कैसा बदलाव आता है, जो लोग इसके जानकार हैं वो आने वाले दिनों में लिखेंगे। आज दूसरा काम हम कर रहे हैं, वो काम है एम्स का शिलान्यास। भाइयों बहनों, अस्पताल तो बहुत होते हैं, लेकिन भारत में एम्स को एक मानदंड माना गया है। आप मुझे बताइए, क्या एम्स दिल्ली वालों के लिए ही होना चाहिए क्या? क्या मेरे उत्तर प्रदेश के बीमार भाइयों बहनों को एम्स मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहां से दूर दूर से लोगों को जो दिल्ली जाना पड़ता है, उनको यहां दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, 1000 करोड़ से ज्यादा रुपया लगेंगे, लेकिन एम्स बनेगा 700 बेड का आधुनिक से आधुनिक अस्पताल बनेगा। अभी हमारे नड्डा जी और अनुप्रिया जी के नेतृत्व में भारत में आरोग्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में अनेक हम कदम उठा रहे हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण कदम आज गोरखपुर में एम्स को हम लागू कर रहे हैं। भाइयों बहन, मैं जब चुनाव में आया था तब मैंने आपके यहां इस बात का उल्लेख किया था, और जब मैं मस्तिष्क ज्वर का सुना, बालकों को जापानी बीमारी कहते थे लोग, जापानी बीमारी, कितने बालक मौत के शरण हो गए, कितने बालक दिव्यांग हो गए। भाइयों बहनों, ये बचपन को मरने नहीं दिया जाएगा। इन बच्चों को मरने नहीं दिया जाएगा। और मैंने उस समय कहा था, बिहार के जिस बेट में काला ज्वार की मुसीबत थी, उसके पीछे हमने लागत लगे काला ज्वार से मुक्ति दिलाने की दिशा में अहमतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। आज एम्स के माध्यम से यहां के स्वस्थ जीवन के लिए मैं भाइयों बहनों, ये दिमागी बुखार जिसने हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद की, यहां इसलिए अस्पताल चाहिए कि यहां जिस प्रकार की बीमारियां हैं, अध्ययन उस प्रकार का होना चाहिए। यहां जो डॉक्टर तैयार होंगे उनकी उस पर मास्टरी होनी चाहिए, तब जाकर के यहां को बीमार लोगों को मदद मिलेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, आज एम्स का यहां जब योजना लगी है, बहुत ही कम समय में मैंने आज उसका पूरा प्रेजेंटेशन देखा। इस समारोह में आने से पहले मैं 2 और कार्यक्रम करके आया। एक, महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला। दूसरा, भारत सरकार के द्वारा शिलान्यास का कार्यक्रम था। वो दोनों कार्यक्रम पूर्ण करने के बाद ये मैं तीसरे कार्यक्रम में पहुंचा हूं, और ये तीसरे कार्यक्रम में मैं उसकी विस्तार से चर्चा आपके सामने कर रहा हूं कि भाइयों बहनों, हजारों करोड़ रुपया यहां के गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए हमने काम उठाया। मैं आज हमारे आरोग्य मंत्री नड्डा जी को, आरोग्य मंत्री अनुप्रिया जी को, उनके सभी साथियों को
सरकार के अधिकारियों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता। उन्होंने जो इंद्रधनुष योजना चालू की, और हम जानते हैं टीकाकरण होता रहता है, जो छूट जाते हैं, फिर उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। इंद्रधनुष योजना के द्वारा नड्डा जी और अनुप्रिया जी के नेतृत्व में पूरे देश में टीकाकरण से जो लोग छूट गए हैं, जो माताएं छूट गई हैं, जो बच्चे छूट गए हैं, उनका टीकाकरण का अभियान चला गया। 50 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को खोज करके झुग्गी झोपड़ी में जाकर के जहां भी मिले उनके पास जाकर के टीकाकरण का काम करके उनकी जिंदगी बचाने का एक बड़ा भगीरथ काम किया है, बहुत बड़ा सेवा यज्ञ किया। भाइयों बहनों, हमें विकास की नई नई ऊंचाइयों पर जाना है, लेकिन आरोग्य के क्षेत्र में मुझे आज कहना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के लिए भारत सरकार ने 7,000 करोड़ रुपया बजट में आवंटित कर दिया है। आरोग्य के लिए 7,000 करोड़ रुपया सामान्य रकम नहीं है, लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी तक 7,000 करोड़ रुपया रेडी पड़ा है, लेकिन उसमें एक नियम है, जैसे जैसे खर्च करोगे, हिसाब दोगे, आपको पैसा मिलता जाएगा। ये सरकार सिर्फ 2,850 करोड़ रुपए ही ले पाई है। 7,000 करोड़ रुपया पड़ा है, उसको लेने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि काम करने की उनके पास ताकत नहीं। जो सरकार आपके आरोग्य के लिए काम न कर पाए, भारत सरकार पैसे देती हो, उसके बाद भी काम अटका पड़ा हो, तो भाइयों बहनों, ये दिमागी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, आपको कभी स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। और इसलिए आपने दिल्ली में ऐसी सरकार बनाई, आपके लिए दौड़ रही है, लखनऊ में भी ऐसी सरकार हो जो आपके लिए दौड़ने वाली। भाइयों बहनों, एक और काम मुझे करना है। मैं जानता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है, कृषि क्रांति के लिए संभावना है, औद्योगिक क्रांति के लिए संभावना है, टूरिज्म के लिए संभावना है। भगवान बुद्ध के दुनिया भर में भक्त है, वे यहां आना चाहते हैं। अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छी रेल की सुविधा होनी चाहिए, अच्छी विमान सेवा होनी चाहिए। हमने विमान सेवा में नई पॉलिसी बनाई है, उसके कारण ऐसे गोरखपुर जैसे छोटे छोटे स्थान पर भी अब विमान आने की संभावना बढ़ेगी, उसके कारण टूरिस्ट आने की संभावना बढ़ेगी। सड़कें बनाने का अभियान चालू किया है, हजारों करोड़ रुपया हम सड़कों के लिए लगा रहे हैं। अगर अच्छी सड़कें इस इलाके में बन जाए तो हमारे टूरिस्टों को शान के साथ इस इलाके में जा सकते हैं। और जब टूरिस्ट आता है ना, तो गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजी रोटी मिलती है, बहुत पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। ऑटो रिक्शा वाले भी कमाता है, टैक्सी वाला भी कमाता है, होटल वाला भी कमाता है, चाय बेचने वाला भी कमाता है, बिस्कुट बेचने वाला भी कमाता है, फल फूल बेचने वाला कमाता है, प्रसाद बेचने वाला कमाता है, खिलौने बेचने वाला कमाता है। हर प्रकार से समाज के छोटे लोगों को आय होता है। और इसलिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भाइयों बहनों, हमने बहुत बड़ी मात्रा में
रोड के काम पर बल दिया है। सोनौली से गोरखपुर नेशनल हाईवे 570 करोड़ रुपए, इंडो नेपाल बॉर्डर रुदौली तक 550 करोड़ रुपया, गोरखपुर वाराणसी 4 लेन 650 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ग्रामीण सड़क के लिए तो अलग। ये सारी बातें रेलवे में तो आप देख रहे हैं कितनी तेज गति से काम चल रहा है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दे रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण काम, अभी हमारे पीयूष जी बता रहे थे, आजादी के 70 साल होने वाले। ये 15 अगस्त को देश आजादी के 70 साल मनाने वाला। लेकिन भाइयों बहनों, मैं एक दिन हिसाब कर रहा हूं, 18,500 गांव ऐसे हैं आजादी के 70 साल होने आए, वहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा। कुछ समय पहले मैंने हिसाब किताब मांगा, अफसरों ने कहा साहब इन 18,500 गांवों में पहुंचना है तो 7 साल लगेंगे। मैंने कहा भाई ये मोदी है, वो सीढ़ी भी चढ़ता है तो दौड़ के चढ़ता है। साल क्या मतलब है भाई? मैंने एक दिन लाल किले पर से बोल दिया मुझे 1000 दिन में काम पूरा करना है, 1000 दिन में। अभी 340 दिन हुए हैं, 340 दिन हुए हैं मेरे भाइयों बहनों। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 18,452 गांवों में से 9,033 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भी 1529 गांव ऐसे थे जो 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर थे। बिजली क्या होती है उस गांव को पता नहीं था। भाइयों बहनों, उन 1529 गांवों को खोज करके बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। और आज मैं संतोष के साथ कहता हूं 340 दिन में अब सिर्फ 250 गांव सिर्फ बचे हैं। 250 गांव ये काम भी पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश ने मुझे इतना दिया है, मैं उत्तर प्रदेश का कर्ज चुकाने के लिए दिन रात लगा हुआ हूं, दिन रात काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, परिवार की राजनीति बहुत हो चुकी, जातिवाद की राजनीति बहुत हो चुकी, अपनों परायों का खेल बहुत हो चुका। हर किसी की झोली भर के देखी आपने, लेकिन आपकी झोली भरी क्या? नौजवानों का भला हुआ क्या? किसान का भला हुआ क्या? भाइयों बहनों, अब समय आ गया है, मेरे नौजवान सोचिए, ये जातिवाद का जहर, ये परिवारवाद का खेल उत्तर प्रदेश का भला नहीं करेगा, आपका भी भला नहीं करेगा। सिर्फ विकासवाद ही आपका भला करेगा, विकास की राजनीति भला करेगी। और इसलिए मैं आपको विकास के लिए निमंत्रण देने आया हूं। आइए, जैसा मुझे आशीर्वाद दिया वैसा आने वाले दिनों में आशीर्वाद देते रहिए, आपके सपने पूरे करके रहेंगे। इसी बात के साथ मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय मोदी जी, पूर्वांचल के पास धन्यवाद के वो शब्द नहीं जो कुछ उपहार आपने पूर्वांचल को दिया। मैं माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष भोजपुरी बोलने लगे क्या?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर साफ कहा है कि दूसरी हरित क्रांति होगी पूर्वी भारत के अंदर, लेकिन क्या वो चीज़ें, तमाम चीज़ें तैयार हैं इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए उत्तर भारत के अंदर, और क्या जो प्रॉमिस किए जा रहे हैं वो धरातल पर नजर आएंगे? इसी चर्चा के साथ आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम को। हमारे साथ आईपी सिंह बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। अरुण प्रकाश जी भी हैं कांग्रेस से, मुकुल जैन भी हैं, और डॉक्टर सतीश मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए। आईपी सिंह जी, आपके पास मैं ब्रेक में जाने से पहले मैंने सवाल छोड़ा था कि जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच का जो गैप होता है, जो ईगो होती है, वो कहीं ना कहीं विकास के कार्यों को प्रभावित करती है। इसी सवाल से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या आप मानते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई थी, इंटर स्टेट बैठक बुलाई गई थी, राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हुई थी, और यहाँ पर कहा गया था कि जिस तरह से अगर राज्य और सरकारें काम करें तो वो बेहतर हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोरखपुर दौरे पर नेशनल वॉइस की पैनी नजर है। इस दौरान नेशनल वॉइस के कैमरे पर हर चीज को अपने कैमरे में कैद किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप साफ देख रहे हैं। तो 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरा गोरखपुर का जो दौरा है, आज का जो पूरा कार्यक्रम है, वो 6 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। कैम 1 में आप देख सकते हैं जब गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त की तस्वीरें, और गोरक्षनाथ मंदिर जब पहुंचे थे वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पूजा अर्चना की थी, मंदिर के अंदर माथा टेका था, संतों को संबोधित किया था। कैम 4 में आप देख सकते हैं, कैम 5 में भी आप देख सकते हैं कि तमाम लोग उनके साथ मौजूद थे, संतों को संबोधित किया था। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले पीएम मोदी शुक्रवार को पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने सबसे पहले सोच में बदलाव की जरूरत पड़ी, उसको भी करना है। और आज तो मैंने देखा कई संतों को जो कभी कभी आध्यात्मिक धार्मिक कामों में लगे रहते थे, लेकिन आजकल स्वच्छता के अभियान के साथ भी अपने आप को जोड़ते हैं, और स्वच्छता के काम अच्छे हो उसके लिए समय लगा। मैंने ऐसे भी संतों के विषय में जाना है कि जो टॉयलेट बनाने के अभियान चलाते हैं, अपने भक्तों को कहते हैं शौचालय बनाइए, मां बहनों का सम्मान बने, गौरव से जीवन जिए, इस काम को कीजिए। बहुत से ऐसे संतों को देखा है कि जो नेत्रमणि के ऑपरेशन के लिए कैंप लगाते हैं, और गरीब से गरीब व्यक्ति को नेत्रमणि के ऑपरेशन के लिए जो भी सहायता कर सकते हैं करते हैं। अवैधनाथ जी के साथ एक बार मैं बैठा था, राजनीति में आने से पहले मेरा उनका संपर्क था। इस पूरी व्यवस्था का संचालन कैसे होता है, नीति नियमों का पालन कैसे होता है, इस परंपरा से निकला हुआ संत कहीं पर भी हो उसकी पूरी जानकारी कैसे रखी जाती है, उसको कोई भी आर्थिक संकट हो तो कैसे उसको मदद पहुंचाई जाती है, और एक कैसी ऑर्गेनाइज वे में व्यवस्था है, वो कभी मैंने महंत जी के पास से सुना था। कभी बाहर बहुत घटनाएं रहती हैं, लेकिन हमने देखा है कि हमारे देश में जितनी भी संत परंपराएं हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार की मठ व्यवस्थाएं हैं, अखाड़े हैं, जितनी भी परंपरा, उन सब में एक बात समान है, कभी भी कोई गरीब व्यक्ति, कोई भूखा व्यक्ति इनके द्वार से कभी बिना खाए लौटता नहीं। उनके पास कुछ हो या न हो, संत किसी झोपड़ी में बैठा होगा, लेकिन पहला सवाल पूछेगा, क्या प्रसाद लेकर के जाओगे? ये एक महान परंपरा समाज के प्रति संवेदना में से प्रकट होती है, और वही परंपरा जो समाज के प्रति भक्ति सिखाती है, जो समाज का कल्याण करने के लिए व्यवस्थाओं को आहूत करती है। आईपी सिंह के पास आना चाहूंगी मैं, क्योंकि उनसे सवाल पूछा है, जवाब जानना चाहते हैं आईपी सिंह जी आपसे कि क्या केंद्र और राज्य की जो बीच का जो अहंकार है वो आड़े आता है विकास के रास्ते? देखिए शबनम, आज उत्तर प्रदेश की जनता को उन्होंने कहा कि आपने जब हमें इतना बड़ा प्रचंड बहुमत दिया
आपने हमारी केंद्र में सरकार बनाई, आपने हमें प्रधानमंत्री देश का बनाया, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता, उस कर्तव्य के पथ पर मैं आगे बढ़ रहा हूं। और उन्होंने दिन भी गिनाए कि कैसे कैसे काम किया जाता है, कैसे काम को आगे बढ़ाया जाता है। उन्होंने सिर्फ यूरिया कारखाना का या एम्स का ही जिक्र नहीं किया, समूचा क्षेत्र जो पूर्वांचल है, जो समूचा पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ पूर्वी भारत है, वो उसका कैसे विकास हो, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। और एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है, कि उन्होंने ये साफ तौर से कहा कि भारत के विकास में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है, उत्तर प्रदेश का समूचा विकास होना चाहिए। यही एकमात्र एक कड़ी थी। उन्होंने कहा कि अगर पिछली सरकारें चाहती तो ये सब काम हो सकता था, लेकिन सरकारें हाथ पर हाथ धरी बैठी रहीं। लेकिन सिर्फ मुझे ये कारखाना ही नहीं लगाना, मुझे गोरखपुर या ऐसे माँ बहनें जो चूल्हे पे काम करती हैं, जो कंडे पर रोटी बनाती थी, उनके घर में भी गैस पहुंचाना है। इसलिए जो जोड़ने का काम इन्होंने किया, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हाईवेज का जिक्र किया, निश्चित तौर पे 14वें वित्त आयोग का जिक्र मैं करना चाहूंगा, जिसमें भारत सरकार ने जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया, उन्होंने उसकी संस्तुति थी कि राज्यांश बढ़ा दिए जाए, और केंद्र ने 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया था। और साफ तौर से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों को भी साथ आना होगा, राज्यों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। उसी आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार को उन्होंने बहुत कुछ सीख भी दिया कि तमाम योजनाएं आपके कारण पिछड़ रही हैं, आपके जो योगदान है, जो देना चाहिए आप दीजिए, जिससे कि भारत सरकार का जो भी पैसा जो केंद्रांश आ रहा है उसका समुचित उपयोग करिए। उत्तर प्रदेश में विकास हो, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। ये तमाम चिंताएं उन्होंने व्यक्त की और जनता को जोड़ के चलने की बात कही। मैं समझता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास पर उनका पूरा फोकस है। उत्तर प्रदेश कैसे प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश में कैसे 24 घंटे बिजली आए, कैसे अच्छे हाईवेज का निर्माण का भी मुद्दा यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, उनका पूरा भाषण हमने सुना, भ्रष्टाचार का भी जिक्र करा, कैसे यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है उसका भी यहाँ पर जिक्र करा, साथ ही साथ गन्ना किसानों को लेकर कुछ फैक्ट्स भी उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। लेकिन यहाँ पर मुकुल बात भ्रष्टाचार की, आज 1 मिनट जी, जब आपने भ्रष्टाचार की बात की, एक बात आज मैं ध्यान दिला दूं कि मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा का सबसे सगा मंत्री अंटू मिश्रा, जो लगभग 10,000 करोड़ का एनआरएचएम का घोटाला हुआ था, जिसको कांग्रेस के सहारे लंबे समय से बचा के रखा गया था, आज सीबीआई ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, एक बड़े मंत्री को दबोचा है। तो निश्चित तौर से भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतिम लड़ाई भारत सरकार ने शुरू कर दी है और ये साफ संदेश दे दिया कि जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, वो जो भी भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई केंद्र सरकार सर, मुकुल जी कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहते हैं इस टॉपिक को लेकर, भ्रष्टाचार और गन्ना किसानों के जो बकाये को लेकर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जो बातें कही हैं उसको लेकर कुछ फैक्ट्स रखना चाहते हैं। जी मुकुल जी बताएं, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, गन्ना किसानों के बारे में जो तथ्य प्रस्तुत किया गया कि 157 करोड़ पूर्व का बकाया है, ये 2 साल के अंदर जो नया जनरेट हुआ है उसको प्रेजेंट करना भूल गए हैं, क्योंकि 2 साल में 5200 करोड़ से बढ़ के गन्ना किसानों का 6700 करोड़ हो गया है। ये भ्रमित करने का एक प्रचार कि आपने 150 करोड़ रुपया केवल कर दिया है, नहीं, आज की तारीख में गन्ना किसानों का 6700 करोड़ बकाया है। ये बिल्कुल तथ्य जो है वो मिथ्या है। और दूसरा कि जो प्रदेश सरकार पे आपने आरोप लगाया है कि जो हमने स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे पे कन्वर्ट करने का, आपने नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे में कन्वर्ट किया है। गाजियाबाद से देहरादून का जो हाईवे नेशनल हाईवे था आपसे आज़ादी के टाइम से, वो आपने स्टेट हाईवे में कन्वर्ट कर दिया है। और जो ये मार्ग 4 राज्यों को जोड़ता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आपका हिमाचल और उसके बाद में फिर हरियाणा। इस हाईवे को आपने नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे पर कन्वर्ट कर दिया, ये आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप इस तरीके के गलत तथ्य रख के आप जो है ना जनता को भ्रमित कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। आप अभी आपके भाषण में नड्डा जी ने कहा कि 300 बेड का हॉस्पिटल हम बना रहे हैं एम्स, और माननीय प्रधानमंत्री जी 700 बेड का कह रहे हैं। अब इसमें से कौन सा तथ्य सही है, इस पर तो आप ही स्पष्टीकरण देंगे। आप ही के इतने बड़े कार्यक्रम के अंदर इतना बड़ा झोल है कि एक आपके
एक कैबिनेट मिनिस्टर 320 बेड बता रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी 700 बेड की घोषणा कर रहे हैं। इसे हम क्या समझ के चलें? जी सर, आरपी सिंह जी आपसे जवाब चाहेंगे। मेरठ में जो एयरपोर्ट की भूमि स्टेट गवर्नमेंट ने आपको उसका बजट बनाकर आपको दे दिया है और आपके सुपुर्द जो है मेरठ की हवाई पट्टी आपको कर दी गई है, और उसके बावजूद आज तक आपने 100 रुपया भी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया है और ना ही उस पर कोई आपने कार्य कर रहे हैं। 1 साल हो गया है, ना तो आप वो एयरपोर्ट की पट्टी जो है आप स्टेट गवर्नमेंट को वापस दे रहे हैं, ना ही आपने उस पर कार्य किया है, ना ही किसानों के मुआवजे के लिए पैसा भेजा है। और आप कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट आपको आपके प्रोजेक्ट में सहायता नहीं कर रही है। अब ये तो मेरी समझ से बाहर है कि आप तथ्यों से परे आप बातें करते हैं। आप केवल मंच की भाषा ना करें, आप देखिए तथ्य जो हैं वो सामने है, आप उसके बारे में बात करें। खाली एक आपने जो एक कारखाना, एक उर्वरक कारखाना आपने जो है ना उसका आपने चलाने का काम शुरू किया है। प्रदेश के अंदर कम से कम कई हजार कारखाने बड़े स्तर के जो है बंद हैं, जो कि केंद्र सरकार की मदद के बिना नहीं चल सकते हैं, जिसके अंदर गन्ने के कारखाने हैं दुनिया भर के और दुनिया भर की कताई मिलें हैं। उसके अलावा बहुत से उर्वरक कारखाने हैं, आप उस तरफ भी ध्यान दें। और 2.25 साल में अगर आपने प्रदेश की जनता ने आपको इतना ज़बरदस्त मैंडेट दिया और उसके बावजूद आप केवल आज 2.5 साल के बाद आप एक एम्स हॉस्पिटल और एक कारखाने के पुनरुद्धार के लिए आप लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो इस हिसाब से तो कम से कम अगर 70 साल हम पिछड़े हैं तो 150 साल हमें उस कवर अप को करने में लगेंगे इस स्पीड से। तो आरपी सिंह जी चाहेंगे शबनम, समाजवादी पार्टी के जो भी नुमाइंदे हैं वो कौन सी बात, कौन से तथ्यों की बात कर रहे हैं, किस आधार पर वो तमाम जानकारियां जुटाए हैं? मुझे इस बात का दुख है कि समाजवादी पार्टी आप अपने मंत्रालय से लीजिए ना, जो कुछ भी कहना चाहिए, जो कुछ लीजिए, भी बताना चाहिए, आप केवल बोल, आप तथ्य लेकर आया कीजिए। आपके साथ परेशानी है कि आप तथ्य लेकर नहीं आते। सफाई, कन्नौज